दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम जल संसाधन, जल प्रदूषण और जल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन है 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को या फिर 11 जुलाई को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा सा गलत दिया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, न कि विश्व जल संरक्षण दिवस। आप जान लीजिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी यूएनसीडी की बैठक में स्वच्छ जल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और इसी तत्वाधान में 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था। और आप जान लीजिए 2022 में विश्व जल दिवस का थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल और 2023 में इस दिवस की थीम है एक्सिलरेटिंग चेंज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम और मछली। तो सही उत्तर है शुद्ध जल जो है वो जैविक संसाधन नहीं है। दोस्तों जैविक संसाधन जीवमंडल यानी किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन और पशु तथा उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम ये जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, वी वेंकटेश्वर लू या सलीम अली। तो सही उत्तर है राजेंद्र सिंह। दोस्तों राजेंद्र सिंह को भारत के वाटरमैन ऑफ इंडिया या जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं और 2001 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में जान लीजिए कि सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट थे और इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया, जबकि डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ हैं। जम्मू कश्मीर में उनके नाम से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है। अब आइए जल प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर आप जानते हैं क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस जल शोधन के प्राथमिक चरण में जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बताना है। तो देखिए पहला है शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। बिल्कुल सही है। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के पर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। तीसरा है हिमालय से उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी। ये सही नहीं है। और चौथा है सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंपसेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति करेगी। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है। आप जान लीजिए दोस्तों, शहरी क्षेत्र की जल जरूरतें अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से पूरी की जा सकती हैं। इससे जल संरक्षण होगा और अपशिष्ट जल का भी प्रबंधन होगा। समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं उनकी जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाकर की जा सकती है जो कि समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सके। नदियों को जोड़ने की योजना राष्ट्रीय जल मिशन में शामिल नहीं है और साथ ही सरकार द्वारा भौम जल निकालने के लिए किसानों को प्रतिपूर्ति प्रदान करना भी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर केंद्रीय जल प्राधिकरण ने भारत 36% जिले को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण में वर्गीकृत किया हुआ है। यहाँ पर ये सही नहीं है। CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। बिल्कुल सही है। और
तीसरा है विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। तो 2 और 3 कथन आपके सही हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए दोस्तों, 2017 में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा भूजल से संबंधित जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें बताया गया कि देश के कुल 6,881 असेसमेंट यूनिट्स यानी ब्लॉक में विभिन्न राज्यों में 17% में 1186 यूनिट्स को अतिशोषित बताया गया है। कथन एक आपका सही नहीं है। और दूसरा है कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 सब सेक्शन 3 के तहत हुई है। और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अनुसार भारत में कृषि सिंचाई में भूजल का सहयोग लगभग 62% है, जो कि विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 1974 यानी 1974 में, और इसका संशोधन 1988 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट कब लागू किया गया? तो सही उत्तर है 1977 में। याद रखिएगा दोस्तों, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 में लागू किया गया, और ये वर्तमान में पूरे देश में लागू है। अगला प्रश्न है, पेयजल में सर्वाधिक संख्या प्रदूषण कहाँ पर है? ऑप्शन है चेन्नई में, कानपुर में, कोलकाता में या मुंबई में। तो सही उत्तर है कोलकाता में। कोलकाता में संख्या या आर्सेनिक प्रदूषण सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल शुद्धिकरण की प्रणालियों में पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण की क्या भूमिका है? तो ये जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देता है, यही भूमिका महत्वपूर्ण है। तो केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और आप जान लीजिए दोस्तों, पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। पराबैंगनी विकिरण युक्त जल शोधन प्रणालियों में बिना किसी खतरनाक रसायन जैसे क्लोरीन के प्रयोग के बिना ही जल को कीटाणु मुक्त किया जाता है, और अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रयोग से जल के स्वाद, महक और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामीन। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, ये सभी जो है प्रक्रियाएं जल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे ताप और अन्य भौतिक कारकों द्वारा, पराबैंगनी विकिरण, रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके, ओजोन, आयोडीन और क्लोरीन यौगिकों के द्वारा, क्लोरामीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड भी जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नदी जल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो देखिए, नदी की लवणता में कमी ये नहीं है, भौम जल का प्रदूषण और भौम जल स्तर का नीचे जाना। तो 2 और 3 आपके सही हैं, यदि बहुत अधिक मात्रा में नदी में से बालू का खनन होगा। दोस्तों, बालू खनन से नदियों का तंत्र प्रभावित होता है, इससे नदियों की खाद्य श्रृंखला नष्ट होती है। सैंड पंपों के कारण नदी की जैव विविधता पर भी असर पड़ता है, और बालू खनन से नदियों का प्रवाह पथ प्रभावित होता है। इससे भू कटाव बढ़ने और भूस्खलन जैसी आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। नदियों में रेत खनन से निकटवर्ती क्षेत्रों का भूजल स्तर बुरी तरह प्रभावित होता है और भूजल दूषित भी होता है। प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करने में बालू की बड़ी भूमिका होती है, और बालू खनन के कारण नदियों की स्वतः जल को साफ करने की क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये देखिए, इसके आगे अब हम देखेंगे जल संरक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी के बारे में। पहला प्रश्न है, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है? कठोर और मोमी पर्ण, लघु पर्ण और पर्णहीनता, या पर्ण की जगह काटे। तो सही उत्तर है, ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मरुस्थल क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं उसमें जल हानि को रोकने के लिए कांटों में पत्तियां बदल जाती हैं। पट्टियों में बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल की अतिरिक्त मात्रा को धीरे धीरे वातावरण में छोड़ते हैं, और यदि पत्तियां कांटों में नहीं बदलती तो रंध्र पत्ती के नीचे की सतह पर बहुत अंदर की ओर चले जाते हैं ताकि जल की हानि न हो। रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां पतली, मोमी और रेजिन सतह वाली होती हैं। बहुत अधिक संख्या में कांटेदार सतह वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायक होती है, और पत्तियों पर बाल जैसे रेशे हवा की हलचल और सूर्य की गर्मी से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं।
और अधिकतर रेगिस्तानी छोटे पौधे छोटे और मुड़ी हुई पत्तियों वाले होते हैं, जिससे सतही क्षेत्रफल कम होने से वाष्पोत्सर्जन में जल की कम हानि होती है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वो कौन से हैं? तो ये हैं भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़ और पिछोला राजस्थान। तो 1, 2 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, झीलों में प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत चुनी गई शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाली जल भूमियाँ भोज मध्य प्रदेश में, सुखना चंडीगढ़ में और पिछोला राजस्थान में है। उड़ीसा की चिल्का झील इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में किसको अभी हाल में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यह है भीमताल। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2001 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत की थी और 31 दिसंबर 2009 तक इस परियोजना में 14 राज्यों की 58 झीलों के लिए स्वीकृति मिली थी। और इन झीलों में अभी जो है भीमताल और ऊटी शामिल हैं। और आप जान लीजिए, इसमें भीमताल को शामिल किया गया है। 2021 में डल झील जो श्रीनगर में है, चन्नापटना झील हासन कर्नाटक में, सागर रानी तालाब शिवपुरी झील मध्य प्रदेश, पोवई झील महाराष्ट्र में है, पुष्कर झील, पिछोला झील और नक्की झील ये राजस्थान में है, ऊटी तमिलनाडु में, कोडई कनाल तमिलनाडु में, भीमताल खुरपाताल नैनीताल उत्तराखंड में, मानसी गंगा झील, रामगढ़ ताल और लक्ष्मी ताल ये उत्तर प्रदेश में हैं। इन सभी को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो इस योजना का नाम है हरियाली। याद रखिएगा, हरियाली योजना दोस्तों ये 2003 में वाटरशेड विकास कार्यक्रम योजना के तहत चलाया गया और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए जन संरक्षण का कार्य शामिल है। इस योजना को दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लोगों के योगदान से लागू किया गया है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों गंगा संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? ऑप्शन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। 1975, 1982, 1985 या 1995 में। तो याद रखिएगा 1985 में केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर है 1985 में। अगला प्रश्न पुराना हो गया है कि केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया था? तो इसका नाम नमामि गंगे रखा गया था और नमामि गंगे योजना ये आज भी चल रही है। आप जान लीजिए इसमें कि नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा की गई थी 2014-15 के बजट में और इस उद्देश्य के लिए 2037 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था और साथ ही गंगा के घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और ये सौंदर्यीकरण केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना के घाटों पर कराने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो उत्तर है फरवरी 2009 में। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी NGBRA का गठन 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत किया गया है और इस प्राधिकरण का लक्ष्य वर्ष 2020 तक गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट और अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिलाना था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित हुआ था? किस वर्ष में? इसमें आपको बताना है। तो सही उत्तर है 2009 में। दोस्तों, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया था, आप जान लीजिए, और राज्य का मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी डाल्फिन समष्टि में ह्रास के लिए शिकार और चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? देखिए, नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण बिल्कुल सही है। नदियों में मगरमच्छों की वृद्धि नहीं। संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, ये भी सही है। और नदियों के आसपास फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का उपयोग। तो 1, 3 और 4 जो है गंगा डाल्फिन के समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, गंगा नदी डाल्फिन की संख्या में निरंतर गिरावट हो रही है। गंगेटिक डाल्फिन उन 4 फ्रेश वाटर डाल्फिनों में है जो पूरे विश्व में पाई जाती हैं। ये भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उससे जुड़ी नदियों में पाई जाती है। ये ज़्यादातर गहरे पानी और नदियों में मिलान पर पाई जाती हैं। ये अपना प्राकृतिक आवास मगरमच्छ, फ्रेश वाटर कछुओं और आर्द्रभूमि पक्षियों के साथ साझा करती है। IUCN ने इसे रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त वर्ग में रखा है। कई डाल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं, इसे बाई कैच कहते हैं। और गंगा नदी डाल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लाटेनिस्टा गंगेटिका है और ये एक स्तनधारी जीव है। 1997 में गंगा नदी डाल्फिन संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था और 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने गंगा नदी डाल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यमुना एक्शन प्लान। तो सही उत्तर है यमुना एक्शन प्लान दोस्तों 1993 में शुरू किया गया था। 1995 में जो गंगा एक्शन प्लान था 1985 में, और 1993 में दोस्तों यमुना एक्शन प्लान शुरू किया गया। याद रखिएगा, गंगा कार्य योजना प्रथम चरण 1985 में शुरू हुआ था। यमुना कार्य योजना और गोमती कार्य योजना ये 1993 में गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के तहत अनुमोदित किया गया। यमुना कार्य योजना यानी यमुना एक्शन प्लान का प्रथम चरण अप्रैल 1993 से 2003 तक कार्यान्वित किया गया और यमुना कार्य योजना का द्वितीय चरण दिसंबर 2004 से प्रभावी हुआ। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 7 मई 2016 से यमुना एक्शन प्लान थर्ड चरण का प्रारंभ हो चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी NGRBA की प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला है नदी बेसिन योजना और प्रबंधन की इकाई है। तो नदी बेसिन योजना और प्रबंधन की इकाई है, बिल्कुल सही है। दूसरा है ये राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है, बिल्कुल सही। और NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिनसे होकर गंगा नदी बहती है। तो ये सही नहीं है। 1 और 2 आपके सही हैं। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन फरवरी 2009 में हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और ये उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते थे। और दोस्तों, इस प्राधिकरण का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करना था और ये राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता था। ये प्राधिकरण गंगा नदी के लिए योजना, वित्त, निगरानी और नियामक के संदर्भ में कार्य करता था। 2016 में इसे राष्ट्रीय गंगा परिषद के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2009 में भारत में स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया गया था क्या? राष्ट्रीय गंगा कमीशन, स्वच्छ गंगा प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण या स्वच्छ निर्मल गंगा नदी राष्ट्रीय मिशन या फिर गंगा सेवा मिशन? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। ये 2009 में स्वच्छ गंगा के लिए शुरू किया गया था। आप जान लीजिए, स्वच्छ गंगा के लिए 20 फरवरी 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था और 22 जुलाई 2016 को गंगा नदी की गाद को हटाने के लिए गाइडलाइन बनाने के लिए माधव चिताले की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है, सही नहीं है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है, ये सही नहीं है। और कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीकरण में योगदान कर सकती है,
तो बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल 3 सही हैं। ऑप्शन बी आपके सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वीय जल या ग्रेविटेशनल वाटर के रिस जाने के बाद मिट्टी में बचे हुए जल की अधिकतम मात्रा को मृदा की जलधारिता या जल धारण क्षमता कहते हैं। और आप जान लीजिए कि मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं ये मृदा के कणों को अधिक सघन बनाते हैं, जिस कारण मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। कथन एक गलत हो जाएगा। सल्फर प्रोटीन, विटामिन और अमीनो एसिड का मुख्य घटक होता है। ये सामान्यतः सल्फेट के रूप में मिट्टी और चट्टानों में पाया जाता है। पादप इसे सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं और मृत जीवों के अपघटन के द्वारा H2S के ऑक्सीकरण से सल्फर मिलता है और इस तरह से गंधक चक्र में मृदा की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से होती है। कथन 2 गलत है। कुछ समयावधि तक सिंचाई के कारण लवण भूमि की सतह पर आ जाता है और जल के वाष्पीकरण के बाद इसके अपशिष्ट सतह पर शेष रह जाते हैं और ये मृदा के ऊपरी परत में लवण को एकत्रित भी कर सकता है। तो इस तरह से मृदा में अत्यधिक मात्रा में लवण का निर्माण होता है, जिसे सैलिनाइजेशन या लवणीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान और प्रबंध संगठन की स्थापना की थी? आपको बताना है। ऑप्शन है 1984, 1948, 1964 या 2004 में। तो सही उत्तर है 1984 में। आप जान लीजिए, केंद्रीय जल आयोग द्वारा 1984 में सिंचाई अनुसंधान और प्रबंध संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक जो है संकुचित हो गया है? क्या अरल सागर, काला सागर, बंगाल सागर? तो सही उत्तर है केवल एक, अरल सागर। केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए, अरल सागर मानवीय क्रियाकलापों के कारण अत्यंत संकुचित अथवा लगभग सूख गया है। नासा द्वारा अरल सागर का उपग्रही चित्र 1989 की स्थिति से तुलना करने के लिए 2014 में प्रदर्शित किया गया और इस चित्र में 2014 में अरल सागर को लगभग सूखा हुआ दिखाया गया है। काला सागर और बंगाल झील में भी संकुचन हुआ है, लेकिन ये अरल सागर की तुलना में बहुत कम है। तो याद रखिएगा, मानव क्रियाकलापों के कारण अरल सागर बहुत अधिक संकुचित हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटनाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण और पारिस्थितिकी के तहत जल संसाधन, जल प्रदूषण और जल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो रिवीजन, और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।